हुआ है क्या स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग? हाँ सर। ओके सर, डन। ठीक है, तो फिर गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। तो सबसे पहले तो मैं सर आपको ये बताऊंगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सर इनकम टैक्स क्लास है और आज इनकम टैक्स में हम लोग ऑलमोस्ट मतलब फाइनल स्टेज बोल सकते हो आप इसको, रिटर्न फाइलिंग। हाँ सर, इनकम टैक्स में एक फाइनल काम होता है सर रिटर्न फाइल करने का। रिटर्न फाइल मतलब आपने जो इनकम किया वो सरकार के घर में दिखाना बेसिकली। ठीक है, रिटर्न फाइल करो और फिर उसके हिसाब से अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी आता है तो आप सरकार के घर में टैक्स भी फाइल करो, है ना, मतलब टैक्स जमा करो, सिंपल है। तो पहले आप इनकम का रिटर्न फाइल करोगे, फिर जाके आप टैक्स जमा करोगे, है ना। तो ये तो आप लोगों को मैं टैक्स का कैलकुलेशन तो आप लोगों को पता चल ही गया इतना दिन से कि जैसे टोटल इनकम है, आपने टोटल इनकम का कैलकुलेशन किया जिसमें आपको अलग अलग सोर्स से आपने इनकम किया, है ना। आपने कभी सैलरी कमाया, गुड मॉर्निंग नील, गुड मॉर्निंग। आपने कभी सैलरी कमाया तो आपने कभी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम किया, तो आपने कभी अदर सोर्स से इनकम किया, आपने कभी कैपिटल गेन इनकम किया, आपने कभी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम किया। ठीक है, तो ऐसे पांच पांच हेड्स आपको पता है। तो क्वेश्चन ये है सर, रिटर्न फाइलिंग का क्या ज़रूरत है? सर ज़रूरत तो है ना, सरकार आपको इनकम टैक्स क्यों पढ़ाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट आपको इसलिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए लॉयर, जब आप टैक्स प्रिपेयर होते हो या फिर टैक्स कंसल्टेंट बनते हो तो आपको क्यों सरकार चाहते हैं कि हमारे देश में कॉमर्स के जानकार लोग और बने, क्यों देश में टैक्स के बारे में लोगों को जानकारी मिले और उसके ऊपर बेस करके स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स क्यों बनाया जाए, जिसकी जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट को किसी भी हालत में क्या चाहिए सर? इनकम चाहिए। किसी भी हालत में गवर्नमेंट नीड्स मनी, और ये तो सबको पता है क्यों। तो गवर्नमेंट को ये पूरा सिस्टम को देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, देश को देखने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने इनकम टैक्स का इतना सारा चैप्टर पढ़ के आया। ठीक है, एकदम बेसिक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, अलग अलग हेड्स, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अगर किसी का भी कोई भी चैप्टर मिस है वो प्लीज़ वो वाला क्लास कर ले सर, मेरे से बोले, मैं क्लास शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात करूंगा, जिसमें फाइनल स्टेज का काम है सर। ठीक है, मतलब जिसके कारण गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, और जिनका अभी भी बाकी चैप्टर्स बाकी हैं मैं उसको रिवाइज कराऊंगा और फिर से न्यूली बेसिक से स्टार्ट करूंगा, वो तो होगा सर। ठीक है, नाउ पॉइंट इज दैट कि अब सवाल है कि रिटर्न फाइलिंग क्यों करना है, या रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको जानना है और कौन सा सेक्शंस जो बहुत वाइटल है। बाकी देखो, रिटर्न फाइलिंग आज के डेट में ऑनलाइन में होता है और आपका कंसर्न इंस्टीट्यूशन जो भी है, लाइक सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सीएस इंस्टीट्यूट का भी मतलब आईटी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है, सीए का भी तो आईटीओटी होता है, बहुत ही फेमस है। सीए में भी आजकल बहुत पॉपुलर कर दिया अपना ट्रेनिंग को, स्पेशली इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के बाद, या किसी किसी के केस में इंटरमीडिएट चलते चलते, किसी किसी के केस में इंटरमीडिएट के साथ साथ। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के बाद भी तो इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, जिसपे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आ जाएगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन द सेंस कंप्यूटर में बैठ के क्या क्या करना है नहीं करना है। लेकिन सवाल है सर, कंप्यूटर में बैठ के आप तभी कुछ रिटर्न फाइलिंग का काम कर पाओगे जब आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा, है ना। जब आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब किस तरह से होता है वो पता होना चाहिए। कंप्यूटर में काम करना इज नॉट अ बिग डील, बस टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। बट मेन जो है सर, आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इनकम टैक्स में, हम कर क्या रहे हैं। रिटर्न फाइलिंग करना है तो उसके पीछे का रीजंस या प्रोविजंस क्या क्या है, ये आपको पहले से अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो वही हमारा इस चैप्टर का मेन मुद्दा है। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और पॉइंट्स पे डिस्कस कर देता हूँ फटाफट आपके साथ। ठीक है, चलो सर। अच्छा, क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? हेलो, स्क्रीन शेयर है सर? इतना बता दो। ओके सर, हाँ सर। ओके सर, ओके।
तो बेसिकली टॉपिक का नाम है प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, मतलब आप सेल्फ असेसमेंट भी करके जब जमा करते हो तो सेल्फ असेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको मैं पूरा समरी बताऊंगा आज। ठीक है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा और इलस्ट्रेशंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली एग्जांपल्स, प्रोविजंस एंड क्वेश्चन आंसर, ये कंप्लीट हो जाए ना, आपको पूरा चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। फिर आप जहां से मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्या हो गया पेन? तो प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। अब ये जो फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम का जो प्रोविजंस है, ठीक है, ये आपको थोड़ा मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्यों ये सब्जेक्ट या टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजंस क्या है? सर रीजन ये है, सर रिटर्न ऑफ इनकम क्या है ये आपको पता करना है। ठीक है, एज टू व्हाट इज अ रिटर्न ऑफ इनकम, identify the person who have to compulsorily file a return of income. It's a very important part, sir. किसको किसको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? अपना इनकम का फाइलिंग ऑफ रिटर्न करना किसके लिए मैंडेटरी है? आपको इसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। आइडेंटिफाई एंड रिकॉल द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि ड्यू डेट क्या है सर। हाँ, मतलब आपको तो रिटर्न फाइल करना है, बट इसका ड्यू डेट क्या क्या है, कितनी तारीख के अंदर करना है, किस सेक्शंस के तहत करना है। तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर डिफरेंट एसएससीज, अलग अलग एसएससी का अलग अलग है, इंडिविजुअल्स का अलग हो सकता है, कंपनी का अलग हो सकता है, जो आपको आगे आगे मैं बात करूंगा। नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर आप रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में लेट करते हो, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते इनकम टैक्स का, तो आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ सकता है? समझ में आ रहा है सर? अगर आप टाइम पे नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, जैसे कल मैं आपको एक इंटरेस्ट का कहानी बता रहा मॉर्निंग था। सर। हाँ, गुड मॉर्निंग स्नेहेश। तौथा, गुड मॉर्निंग तौथा। मॉर्निंग सर। हाँ, इंटरेस्ट का खेल है। हाँ, जैसे कल के क्लास में मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में एक बात कर रहा था, है ना, तो वो भी एक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था, टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स में। सिमिलरली यहाँ पर भी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये कंप्यूट करना है आपको। अच्छा, दूसरा और क्या बात है देख लेते हैं सर। अच्छा, कंप्यूट दी फी पेबल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कितना फी आपको भरना पड़ेगा डिलेड फाइल करने के लिए। अप्रिशिएट व्हेन रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी, अप्रिशिएट व्हेन रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज्ड। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज का मतलब क्या है? जैसे आप रिवाइज करते हो ना आपका सिलेबस को, ठीक है, उसको रिवाइज यहाँ पर भी कहते हैं। अगर आप एक बार रिटर्न फाइल कर दिए और आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है? सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। रिवाइज रिटर्न मतलब आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन आपको लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ ओमिट है, या फिर कुछ आपसे लगता है कि ठीक ठाक नहीं हुआ है, तो आप उसको रिवाइज करो सर। ठीक है, आप उसको रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करने का एक टाइम लिमिट है, तो वो लिमिट भी आपको जानना पड़ेगा, विद इन विच द रिटर्न हैज टू बी रिवाइज्ड। अच्छा, नो हु आर द पर्सन्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन किसको किसको अप्लाई करना पड़ेगा, मैंडेटरी किसके लिए है, कब है? इसमें से कुछ चीज आप लोग बैंक में पैसा जमा करने के टाइम पे ही देखते हो कि कब कब पैन मैंडेटरी होता है, तो इनकम टैक्स में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, कि पैन कहाँ कहाँ और कब कब मैंडेटरी हो जाता है। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी, कौन से ट्रांजैक्शंस पे पैन का कोट करना मैंडेटरी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है सर। अप्रिशिएट हु आर द स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन हु कैन फाइल रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, ठीक है, इनके थ्रू से किसको किसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नो हु आर द पर्सन ऑथराइज्ड टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब कौन है जो रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई कर सकता है इन केस ऑफ डिफरेंट एसेसिस इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, मतलब कौन वेरीफाई करने का ऑथोरिटी लेता है कि भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं है, रिटर्न इनकम हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको वेरीफाई करने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास है? डिफरेंट एसेसिस के ऊपर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में होता है, आगे आगे सब बात करूंगा। अप्रिशिएट द रिक्वायरमेंट टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कब सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होता है? बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, उसके पीछे का रीजंस क्या है? अप्रिशिएट द ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेड बाय द एसएससी अगेंस्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स फी एंड इंटरेस्ट, अगर आप सेल्फ असेसमेंट किए हो,
ठीक है, खुद एसेस करके टैक्स जमा किए हो तो उसके साथ क्या एडजस्टमेंट वगैरह हो सकता है, दैट इज अनदर पॉइंट। ओके, ठीक है सर, तो ये रहा कुछ वाइटल पॉइंट्स। ठीक है, ओके, अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ सर, सेक्शंस क्या क्या है। ठीक है, कौन से सेक्शंस है जो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट एंड फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड अदर प्रोविजंस। ठीक है, तीन मेन यहाँ पर आपको चीज जानना पड़ेगा। एक फाइलिंग ऑफ रिटर्न का सेक्शन जानना पड़ेगा, इंटरेस्ट फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका जो सेक्शन है उसके बारे में जानना पड़ेगा, और कुछ अदर प्रोविजन जिसमें आपको पैन, आधार, ठीक है, आधार का इंटीमेशन कब करना है, इसके बारे में आपको नॉलेज गैदर करना होगा। ठीक है, तो सर ये सब सेक्शंस आपको एकदम दिमाग में और दिल में एकदम जमा करना होगा। ठीक है, तो कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, सर कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में कहा गया है। ठीक है, तो सेक्शन याद रखिएगा जिसके लिए कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न का बात कहा गया है। सर रिटर्न ऑफ लॉस भी होता है क्या? यस सर, बिजनेस के केस में लॉस रिटर्न फाइल करना होता है। अगर आपका बिजनेस है, लॉस किस में होता है? हाँ सर, लॉस बिजनेस में होता है। तो अगर आप लॉस बिजनेस में लॉस खाते हो तो लॉस का रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। तो ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ 139 सबसेक्शन 3 के तहत आपको लॉस रिटर्न कब कब फाइल करना हो सकता है। सर बी लेटेड रिटर्न, जैसे आप लोग बी लेटेड हैप्पी बर्थडे करते हो ना यारे, बी लेटेड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे से याद आया, रोशनी का शायद बर्थडे था मुझे लग रहा है, और भी बहुत सारा लोगों का हो सकता है, बट रोशनी का बर्थडे था आई थिंक। तो बी लेटेड हैप्पी बर्थडे रोशनी, ছিল না তোর বার্থডে? না মনে দাদা, হচ্ছে তোর নয়, নভেম্বরে তো আমার বার্থডে। ও তোর নভেম্বরে, তাহলে কার বার্থডে ছিল? আপনার আচ্ছা, কবে? আমার আমার বার্থডে হচ্ছে, আমার বার্থডে এপ্রিলে, পেরিয়ে গেছে। বিলেটেড করতে পারিস এপ্রিলের 8 তারিখ। আচ্ছা, তো পরের বিলেটেড, বছর করে দেবো স্যার। हाँ सर পরের বছর করে দিস, ঠিক है सर। तो बी लेटेड रिटर्न एग्जैक्टली जैसे बी लेटेड हैप्पी बर्थडे होता है वैसा ही बी लेटेड रिटर्न भी होता है, बट हाँ उसका भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है, वो आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 बताता है। ठीक है, अच्छा रिटर्न डिफेक्टिव हो जाए तो क्या करोगे? अगर रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है तो क्या करोगे? सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, अच्छा ये आपका रिटर्न रिलेटेड, फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ठीक है, अब सवाल है सर इंटरेस्ट एंड फी, अब एक एक पॉइंट का स्पेशल डिस्कशन करना है। सो वेट सर, ऐसा नहीं थोड़ी ना ये पॉइंट याद करके क्या होगा, ये तो बस मतलब एग्जाम टाइम का लास्ट मिनट रिविजन की तरह हो जाएगा, फिर डिटेल्स में समझना है। अच्छा, इंटरेस्ट एंड फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आप डिले करते हो, डिफॉल्ट करते हो, तो इसमें आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एंड फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234A के अंदर कहा गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर आप तो सारा सेक्शंस को इंपॉर्टेंट बोलते हो। सर मैं क्या करूं, सरकार ने जो बनाया हमारे लिए बनाया, अब सरकार कोई चीज अनइम्पोर्टेंट थोड़ी ना करेगा, जो भी करेगा इंपॉर्टेंट ही करेगा ना, अनइम्पोर्टेंट चीज को क्यों हाथ लगाएगा। तो अगर गवर्नमेंट आपके लिए, देखो सर ये बचपन में होता है, क्या इंपॉर्टेंट है बता दो, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है बता दो, बट अब इतने बड़े होने के बाद प्रोफेशनल्स एजुकेशन के टाइम पे मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट बताऊं? अगर मैं बोलूँ तो मैं ही बोका बन जाऊंगा सर। हाँ, तो ऐसा काम नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे क्या पता कौन सा चीज आपको पूछ ले, सरकार को किस चीज में या इंस्टीट्यूट को कौन सी चीज में इंटरेस्ट ज्यादा आ जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो जगह नहीं छोड़ना है सर। फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234A में कहा गया है। ठीक है, 234A में फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में 234A में कहा गया है। चलो सर ये सब क्या क्या कहा है ये तो आगे आगे जानकारी लेना है, लेकिन अदर प्रोविजंस के अंदर क्या है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। सर परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट मतलब पैन, पैन के बारे में सेक्शन 139A के अंदर बोला गया है। ऐसे आप सबके पास पैन होगा है ना, बेसिकली पैन हमारे लिए इसलिए बनाया जाता है सर ताकि हम लोग इनकम टैक्स देने के लिए
कनेक्टेड रहे और सरकार के घर में हमारा नाम दर्ज रहे और हमारा इनकम जो भी हो ये पैन नंबर के थ्रू से कनेक्टेड हो जाता है सरकार के पास। ठीक है, एक सिंगल नंबर जो पूरा इनकम कॉन्सेप्ट को, पूरा हिस्ट्री को निकाल के बाहर निकाल सकता है। और आप जो भी करोगे पैन के थ्रू से ही होता है। आज के डेट में पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनकम पर्पस। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है ये। दूसरा हो जाता है सर आधार, आम आदमी का अधिकार आधार। ठीक है, तो 139AA ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में एक आइडेंटिटी है। तो कहाँ कहाँ आपको आधार कोड करना हो सकता है या जरूरत है, 139AA इसके बारे में बात करेगा आपको। फी फॉर नॉन इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर, अगर आप आधार के बारे में इंटीमेट नहीं करते हो तो क्या फी लग जाता है, 234 बताता है आपको। सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ठीक है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने का जो जिनके पास अथॉरिटी होते हैं वो कौन से सेक्शन में बोला है, 139B में बोला है। पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम 140 में बोला है। और सेल्फ असेसमेंट 140A के अंदर कहा गया है। सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स 140A के अंदर बोला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? हेलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पहुंचने वाले हैं, इतना तो समझ में आ रहा हो सर? रोड अभी स्टार्ट हुआ है रिटर्न फाइलिंग का, अभी रास्ता चालू हुआ है, अब जाना बहुत दूर है रिटर्न फाइलिंग के अंदर। बट क्या आपको इंट्रो समझ में आ रहा है सर, किधर जा सकते हैं? हेलो, इतना बताइएगा थोड़ा, समझ में आ रहा है ये सुनो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. ओके सर, ठीक है, चलो देखते हैं अभी। अब एक एक करके डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, सेक्शंस का भी डिटेल्स देखेंगे, कौन सा सेक्शंस में क्या क्या बोला है वो भी देखेंगे। ठीक है, वही काम है और कुछ नहीं। ठीक है, काम यही है। अच्छा, रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 बात करता है। ठीक है, ऑब्वियसली आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो। contains provisions for filing of return of income. Return of income is the format in which assessee furnishes informations as to his total income and tax payable. तो return of income क्या हो गया सर? रिटर्न ऑफ इनकम वो फॉर्मेट है। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम वो फॉर्मेट है जो बेसिकली आप कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किसी का भी देखोगे ना, अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, उस फॉर्म के तहत आपको रिटर्न फाइल करना होता है। वो सभी चीज़ें आगे आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किसके लिए कौन सा फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कहाँ जाके फॉर्म मिलता है, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको। तो अभी देखो सर कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या हो गया सर? which the assessee furnishes information as to his total income and tax payable. The format for filing of return by different assessees is notified by CBDT. तो अलग अलग एसएससी के लिए जो अलग अलग फॉर्मेट है वो सीबीडीटी नोटिफाई करता है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। आपको पता है ना, इनडायरेक्ट में दो फेमस टैक्स, एक जीएसटी और दूसरा कस्टम्स। ठीक है, और डायरेक्ट में इनकम टैक्स बहुत ही फेमस है। सो सीबीडीटी का काम होता है कि फॉर्मेट डिसाइड करेगा, कौन से फॉर्मेट में कौन से एसएससी फाइलिंग करेगा वो बताता है। नंबर अलग अलग है सर। ठीक है, आईटीआर सहज 4, 5, 3, बहुत सारा आईटीआर कॉन्सेप्ट है, आगे आगे बात हो जाएगा सर। द पर्टिकुलर ऑफ इनकम अर्न अंडर डिफरेंट हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, मतलब आप किस किस हेड से इनकम कर रहे हो। ठीक है, जो आपने अभी तक करके आया बस उसको फॉर्मेट में डालना है, कुछ काम नहीं है सर। जो भी आप इनकम कैलकुलेशन करके आए हो, ठीक है, उसको बस फॉर्मेट में डालना है कि भाई इस हेड से इतना कमाया। ठीक है, और कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप एनेक्सर में डाल सकते हो। द पर्टिकुलर ऑफ इनकम अर्न्ड अंडर डिफरेंट हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय द एसएससी आर जनरली रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम में क्या क्या आता है सर? नॉर्मल तौर पे कितना इनकम आप अर्न कर रहे हो डिफरेंट हेड से। अब डिफरेंट हेड का मतलब 5 हेड्स है ना सर। 5 हेड्स आपका सैलरी हेड, बीपी हेड, सीजी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड और अदर सोर्स हेड। ठीक है, तो जो भी अलग अलग हेड से आप इनकम करते हो वो हेड से आपका डिटेल्स जो भी जहां जहां से आपका इनकम है वो आएगा। जनरली रिक्वायर्ड टू फर्निश टू रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, फ्रॉम, अच्छा और क्या क्या डिडक्शंस अगर कुछ है आपका 80C से 80U में, या फिर सेक्शन 10 रिगार्डिंग कुछ डिडक्शंस है जो आप कैलकुलेशन करके ही टोटल इनकम में पहुंचते हो। और डिडक्शंस मेनली जीटीआई से डिडक्शन जो है वो चैप्टर 6A का ही बात कर रहा है सर। जो 80C से 80U का डिडक्शंस का पूरा डिस्कशन आप लोगों के साथ मैंने कर लिया है ना। तो इन शॉर्ट रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ इनकम। आप डिक्लेयर करो आपने कितना कमाया, एंड द रिजल्टेंट टैक्स बाय द एसएससी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। आपका इनकम क्या है और आपका रिजल्टेंट टैक्स क्या है। ठीक है, तो यही डिक्लेयर करना प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में रिटर्न ऑफ इनकम कहा जाता है। ठीक है,
आई होप कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब समझ में आ रहा। कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, सर किसको कंपलसरी फाइल करना है? सर एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इट इज कंपलसरी फॉर कंपनीज and firms to file a return of income or loss for every previous year. अगर आप कंपनी चलाते हो तो 139 सबसेक्शन 1 आपको क्या बताता है? आपको कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इनकम का भी लॉस का भी। इनकम का तो फाइल करना ही है, लॉस का भी फाइल करना पड़ता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब ड्यू डेट क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। इन केस ऑफ ए पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए फार्म, अगर कोई कंपनी नहीं है या फार्म नहीं है, filing of return of income on or before the due date is mandatory if his total income or the total income of any other person in respect of which he is accessible under this act, अगर उनका total income accessible categories में आते हैं तो उन्हें भी return file करना होगा during the previous year exceeds the basic exemption limit that is 2,50,000, है ना सर। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? 2,50,000। अगर आपका इनकम, अगर आप 60 साल के नीचे हो तो 2.5 लाख, अगर आप 60 साल के ऊपर हो तो 3 लाख, अगर आप 80 साल के ऊपर हो तो 5 लाख, जो आपका बेसिक लिमिट एज वाइज डिक्लेयर करके रखा है ना। तो आपको तब रिटर्न फाइल करना ही होगा, कंपलसरी रिटर्न फाइल है। एवरी पर्सन being resident other than not ordinary resident, every person being a resident, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर अगर नहीं किए तो जरूर एक बार कीजिए सर। एवरी पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट अदर देन नॉट रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक होता है ना रेसिडेंट भी दो तरह का होता है, एक आरओआर होता है और एक आर नॉर होता है। तो आरओआर मतलब रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सॉरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। और आर नॉर क्या है? रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब ऐसे रेसिडेंट बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स लाइक दैट। तो आरओआर आरनॉर की कैटेगरी में यहाँ पर बता रहे हैं सर, एवरी पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया within the meaning of section 6 subsection 6 who is not required to file his return under section 139 subsection 1 would be required to file a return of income or loss for the previous year in the prescribed form and verified in the prescribed manner on or before the due date if such person at any time during the previous year होल्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर, अगर वो प्रीवियस ईयर में किसी भी मतलब बिजनेस में बेनिफिशियल ओनरशिप रखता है और अदरवाइज एनी एसेट्स में कोई ओनरशिप रखता है इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी मतलब बिजनेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज ए साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंटेड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई बेनिफिशियल ओनरशिप है और वो भारत में रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, ठीक है, तो होल्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी located outside India or has a signing authority in any account located outside India, ठीक है, is a beneficiary of any asset including any financial interest in any entity located outside India. However, individual being a beneficiary of any assets including any financial interest in any entity located outside India would not be required to file return of income under this clause where the income if any arising from such asset is includable in the income of the person, अगर वो इनकम पर्सन के इनकम पे इंक्लूड हो रहा है referred to in above in accordance with the provision of income tax act, मतलब अगर बाहर में इनकम जनरेट हो रहा है तो इन दैट केस अगर वो ऑर्डिनरी नहीं रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर इन दैट केस उसको रिटर्न फाइल करने का जरूरत ना भी हो सकता है। बट अगर वो ऑर्डिनरी है, बेसिकली ये रेसिडेंशियल स्टेटस में ना एकदम डिटेल्स में बता के रखा सर आपको कि अगर आप आरओआर हो मतलब रेसिडेंट ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, आप ग्लोबल इनकम पे टैक्स दोगे, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में कमाओ भारत में टैक्स दो, तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो ही जाता है। बट अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो और अगर आपका आउटसाइड ऑफ इंडिया से इनकम जनरेट का कोई कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के हिसाब से या सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, तो इन दैट केस आपका रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी ना भी हो सकता है, ठीक है, वही बात यहाँ पर बोला है। अब आगे आगे देखो, आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट रुको सर। बेनिफिशियल ओनर का मतलब यहाँ पर बोला सर, जैसे अभी बेनिफिशियल ओनरशिप में बात चल रहा था, बेनिफिशियरी इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 139। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है एन इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर एसेट्स फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। बेनिफिशियरी कौन है? एन इंडिविजुअल हु डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, जो एसेट से अपना बेनिफिट उठाते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द कंसिडरेशन फॉर सच एसेट has been provided by any person other than such beneficiary, ठीक है, किसी और ने दिया है बट बेनिफिट वो उठा रहा है, ठीक है। तो एक हो गया बेनिफिशियल ओनर, दूसरा हो गया बेनिफिशियरी, जो सेक्शन 139 के अंदर बोला। अब सवाल ये उठता है रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एज पर द 4th and 5th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। देखो सर थोड़ा सा,
A resident other than not ordinary resident within the meaning of section 6 subsection 6, ठीक है, who is not required to furnish return under section 139 subsection 1 and who at any time during the previous year, दो केस यहाँ पर बन रहा है, एक ए केस और एक बी केस, या तो ए केस होगा या तो बी केस होगा। अब ए केस क्या बताता है, देखो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एग्जांपल्स के साथ भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा प्रोविजंस बता रहा हूं। अगर कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, मतलब आर नॉर है, ठीक है, या रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 who is not required to furnish income under section 139 subsection 1 and who at any time during the previous year in the sense like 21-22 जो भी हमारा previous year बनेगा 21-22 या 22-23 जब आप 23-24 के हिसाब से सम्स करोगे, ठीक है। तो ए और बी दो कंडीशंस आपके सामने आता है। ए में क्या बोलता है, holds as beneficial owner or otherwise any asset including financial interest in any entity located outside India, और उसी में has a signing authority in any account located outside India। पॉइंट बी बताता है is a beneficiary of any asset including financial interest in any entity located outside India, जो मैं आपको दोनों पॉइंट अभी समझा के आया। However, where any income arising from such asset is includable in the hands of the person specified in A, according with the provision of this act, an individual being a beneficiary of such asset is not required to file return of income under these assets। मतलब ओनली बेनिफिशियरी हो आप तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप बेनिफिशियल ओनर बनते हो तो इन दैट केस आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ सकता है, बिकॉज एसेट से आपको बेनिफिट, ओनली बेनिफिशियरी है तो जरूरत नहीं है, बट अगर आप बेनिफिशियल ओनर बनते हो तो जरूरत पड़ सकता है। तो ये बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल बेनिफिशियरी, ये दोनों चीज आपको बताया। अब एक काम करते हैं सर, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो। इतना सारा बात क्यों बोला जा रहा है, सर ये वाला एग्जांपल थोड़ा करो तो आपको रिटर्न फाइलिंग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सर देखो, सर परास इनका एज है 55 इयर्स। परास या पारस क्या बोलोगे? हाँ सर, पारस या परास क्या बोलोगे? PARAS, आई डोंट नो, जो भी हो, पारस ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। 55 साल के हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इंटरेस्ट ऑफ 2,88,000 वाज क्रेडिटेड टू हिज नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है, विद SBI। 30,000 being interest on fixed deposit with SBI was credited to his bank account, savings bank account during this period. He also earned 3,000 as interest on this savings account. 3,000 उसने इंटरेस्ट भी कमाया सेविंग्स में। इज पारस रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम? क्या पारस को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा? हाँ सर, अब यही यहाँ पर खेल है। क्वेश्चन समझ में आया सर? अब चलो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ। What will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expenditure? अगर वो 3 लाख ट्रैवल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा करता ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, खुद के लिए और अपने मिसेस के लिए, टू यूएस टू स्टे विथ हिज मैरिड डॉटर फॉर सम टाइम, ठीक है, तो ये क्या करता? क्वेश्चन में फिर से एक बार बताता हूँ आपको। रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। पारस जिनका एज 55 की है, भारत के रेसिडेंट है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,88,000 उन्होंने कमाया, was credited to his non resident external account, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, विद SBI, ठीक है, SBI बहुत सारे जगह में है। 30,000 being interest on FD with SBI was credited to his savings account during this period. He also earned 3,000 as interest on this savings account. Is Paras required to file return of income? साथ में ये भी बोला, what will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expenditure of self and spouse to US to stay with his married daughter for some time, ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। अब इसका रिटर्न फाइलिंग के साथ क्या कॉन्सेप्ट बना सकता है, चलो देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आइडिया। जो भी दिमाग में थोड़ा बहुत खिचड़ी पक रहा है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। An individual is required to furnish a return of income under section 139 subsection 11 if his total income before giving effect to the deductions। अच्छा, अगर उनका टोटल इनकम बिफोर गिविंग डिडक्शन, मतलब डिडक्शन देने से पहले, ठीक है, कोई भी डिडक्शन जो चैप्टर 6A के अंदर हो, अभी अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, जो भी डिडक्शन आपका है वो सब देने से पहले, और एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B जो अदर्स आपने ये सब IFOs वगैरह में पढ़ा था या कैपिटल गेन में देखा था, ठीक है, अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC और 54F exceeds the maximum amount not chargeable to tax, that is 2,50,000। मतलब अगर डिडक्शंस का इफेक्ट देने से पहले अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस करता है
ठीक है, डिडक्शन इफेक्ट देने से पहले अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस करता है तो आपको टैक्स मतलब रिटर्न फाइल करना होगा। तो असेसमेंट ईयर 2022-23 में आपको रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स दैट इज 2,50,000 एक्सीड्स कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा नॉर्मल प्रोविजंस। अब आपको इसका जब कंप्यूटेशन करना हो तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ, जो इंटरेस्ट ये अर्न कर रहे हैं अपने फॉरेन अकाउंट से, हाँ सर, एक्सटर्नल अकाउंट जो एसबीआई के साथ इनका है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट 2,88,000 का, ये इनकम कौन से इनकम के अंदर आएगा? अदर सोर्स के इनकम के अंदर आएगा? हाँ सर, क्या बोलते हो, प्लीज बताओ सर। हेलो, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट 2,88,000 का, ये अदर सोर्स इनकम है? ये सर नो? हाँ सर। ठीक है, ये इसका अदर सोर्स इनकम है, बिकॉज इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स में ही आएगा और किसी हेड में तो नहीं दे सकते। ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2। ये सेक्शन 10 चैप्टर के अंदर बताया जाता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2। अब यहाँ पर भी फिर से मैंने आपको बताया, assuming that Mr. Paras has been permitted by RBI to maintain the aforesaid account। एक्चुअली कॉन्सेप्ट था कि अगर आरबीआई परमिशन देता है वो मेंटेन करने में, तो वो इंटरेस्ट फॉरेन अकाउंट में नील हो जाता है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो भी इनको मिल रहा है फॉरेन अकाउंट में वो नील है। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम नॉन रेजिडेंट अकाउंट एज पर आरबीआई परमिशन। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद एसबीआई। कितना इनका एफडी में है सर? इंटरेस्ट है 30,000 का और सेविंग्स में है 3,000 का। तो जीटीआई कितना हुआ? 33 का। डिडक्शंस क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स 80 टीटीए के तहत डिडक्शंस मिलता है। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा सर, डिडक्शंस ऑफ 80 टीटीए 3,000 का। तो 33 से 3 चला गया, कितना बचा? 30,000। तो ये 30,000 उनका टोटल इनकम बनेगा और यही उनको रिटर्न फाइलिंग में बताना होगा। इनकम ऑफ मिस्टर पारस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 बिफोर गिविंग इफेक्ट connected with the deduction chapter 6A is less than the basic exemption limit of rupees 2,50,000, he is not required to file return of income। ठीक है, मतलब सारे के सारे इफेक्ट देने के बाद भी उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से काफी कम में उनका इनकम है। ठीक है, तो इसलिए उनको रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। he is not required to file return of income for assessment year 22-23। तो ये है रिटर्न फाइल करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बोलो স্যার सर। बोलो স্যার বলছি স্যার এটা তো টিটিএ টিটিবি হবে স্যার, সিনিয়র সিটিজেন আছে তো 55। 55 সিনিয়র সিটিজেন, তোর মাথাটা গেছে। 55 ও না স্যার 65। হ্যাঁ স্যার স্যার ঠিক আছে স্যার। 55 তো है ना, तो 55 মানে সিনিয়র সিটিজেন হইলো কি? 60 তে সিনিয়র সিটিজেন। হ্যাঁ স্যার ওটাই ভুলে গেছে। হ্যাংওভার চলছে। In the above solutions, interest of rupees 2,88,000 earned from non-resident external account has been taken as exempt on the assumption that Mr. Paras resident has been permitted by RBI। ये सेक्शन 10 के अंदर जब आप लोगों को मैं सेक्शन 10 एंड एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एक्चुअली सेक्शन 10 का जो एरिया है वो कहाँ पर बोला जाता है बोलो तो? एग्रीकल्चरल इनकम एंड इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये एक चैप्टर आता है। ठीक है, जो मैंने सैलरी या सैलरी से पहले ही मोस्ट प्रॉब्ली कराता हूँ। ठीक है, तो वहां पर इसको बारे में बताया गया है सर कि जो इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बन सकता या फिर एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर भी उसको अलग से एक चैप्टर बना जाता है, वहां पर बताया जाता है। तो ये आरबीआई टू मेंटेन द अफोर्सेड अकाउंट बोला है, तो इसमें नील आ जाएगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 आपको मैं बताया। हाउएवर इन केस ही हैज नॉट बीन सो परमिटेड, अगर वो परमिशन नहीं मिलता उनको, ठीक है, तो सेड इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अगर ये आरबीआई परमिशन में नहीं होता तो उनका टैक्सेबल हो जाता तो 2,88,000, यस ना। तो in such a case his total income before giving effect to the deductions under chapter 6 से, तो तब क्या हो जाता? 30,000 का इंटरेस्ट था एफडी का, 2,88,000 का फॉरेन अकाउंट का इंटरेस्ट है और 3,000 का सेविंग्स का इंटरेस्ट है, तो कुल मिला के हो जाते हैं 3,21,000। काउंट करके देखो, और ये 3,21,000 हायर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2,50,000 से ज्यादा है ना। अब इसके बाद आप जो भी इफेक्ट देना चाहते हो डिडक्शंस का वो आप दे सकते हो, बट जीटीआई तो आपका 3,21,000 हो जाता ना सर। हेलो, इसके बाद आप चैप्टर 6 से वगैरह यूज करते। ये समझ में आया सर आपको कि अगर आरबीआई परमिशन ना होता, ये अगर नील ना होके 2,88,000 हो जाता तो क्या होता? 2,88,000 + 30 + 3 3,21,000। इसके बाद आप डिडक्शन यूज करते
लेकिन डिडक्शंस यूज जब ना करने से पहले आपका इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो गया, ये सर नो, हाँ सर। है ना, तो फिर आपको तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, है ना, आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, यही सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आपका रिटर्न फाइलिंग मस्ट हो जाता है सर, which is higher than the basic exemption limit of 2,50,000 and consequently you would be required to file return of income for assessment year 22-23. কিন্তু बोलो স্যার सर। এই हाँ। ক্ষেত্রে স্যার এখানে 30,000-এর 33,000 টাকা হয়েছিল জিটিআই যখন হয়েছিল ডিডাকশন বাদ দেওয়ার আগে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো স্যার তাহলে রিটার্ন ফাইলের দরকার হবে না। हाँ तो वही तो क्या बोला मैं, क्या लिखा है फिर इसका जवाब तो वही एनालिसिस दिया ना, he is not हाँ। required to file return of income because इसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कोई भी हाँ इफेक्ट एला भाई। देने से, हाँ इफेक्ट देने से पहले डिडक्शंस का इफेक्ट आने से पहले ही 2.5 लाख से कम है, इफेक्ट देने से पहले ही 2.5 लाख से कम है। आया समझ में संपद, बोल। हाँ सर। ठीक है, तो ये रिटर्न फाइल का एक डेमो आपको मिल गया है ना, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया कि रिटर्न फाइलिंग में क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, आपको ईच एंड एवरी सेक्शंस को डिटेल्स में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना डिटेल्स में आप पढ़ोगे अब उतने डिटेल्स में जवाब भी दे पाओगे। तो मैंने आपको 139 सबसेक्शन 1 समझाया, ठीक है। अब आगे आगे ये देखो, यहाँ पर पूरा एकदम समरी वाइज पूरा हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट लाइन को बता दिया है। तो 139 सबसेक्शन 1 फटाफट एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। आईसीसी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली, ठीक है। तो कंपनीज एंड फार्म्स, अगर आप कंपनी चलाते हो, फार्म चलाते हो, ठीक है, क्या बताते हैं, वट एवर हैविंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो या फिर नील हो इनकम, क्या करोगे, रिटर्न फाइल भरोगे, ठीक है। अगर a person being a resident other than not ordinarily resident having any asset including any financial interest in any entity located outside India held as beneficial owner or beneficiary, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल कराया है ना, अब देखो इमेज कितना क्लियर हो रहा है, अभी अभी जो हम लोगों ने फॉरेन अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव किया, और हु हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर और नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है, इन्हें भी रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है, अगर लिमिट क्रॉस करता है तो। और इसके केस में तो कंपनी फार्म के केस में तो आपने देख ही दिया, इंडिविजुअल्स एचयूएफ एओपी बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, whose total income before giving effect to the provision of chapter 6 से इफेक्ट देने से पहले या सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F ये सभी चीजों का इफेक्ट देने से पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करता है, अगर इफेक्ट देने से पहले ही, इफेक्ट देने से पहले डिडक्शंस का इफेक्ट देने से पहले ही अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक लिमिट कितना है 2,50,000, ठीक है, अगर आप 60 साल के होते तो आपका बेसिक लिमिट हो जाता 3 लाख, अगर आप 80 इयर्स के अबव होते तो आपका बेसिक लिमिट हो जाता 5 लाख। तो कॉन्सेप्ट इज दैट इफेक्ट देने से पहले ही अगर आप बेसिक लिमिट से अबव जाते हो तो आपके लिए रिटर्न फाइल मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ओके, ये बात का स्पेशल ख्याल रखिएगा, ठीक है। पर्सन who during the previous year has deposited more than 1 crore, ठीक है, अगर किसी ने भी किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं, has deposited more than ₹1 crore in one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank, या तो बैंकिंग कंपनी या फिर किसी कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करते हो किसी प्रीवियस ईयर में तो आपके लिए भी रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर, अच्छा और एक चीज, एक देखो आपने डिपॉजिट किया बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा किसी पर्टिकुलर करंट अकाउंट में, ठीक है, बैंकिंग कंपनी के साथ या कोऑपरेटिव बैंक के साथ, तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मस्ट है, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको असेसिंग ऑफिसर आके पकड़ेगा और पूछेगा भाई क्यों नहीं किए। अगर आपका इनकर्ड एक्सपेंडिचर, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, जैसे मानो आपका अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है ना 21-22 या फिर 22-23 जो भी आपका आएगा, मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ, अगर आप खुद के लिए 2 लाख खर्चा करते हो और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड सर, 2 लाख से ज्यादा आप खुद के लिए या फिर किसी और के लिए ट्रैवल पर्पस में फॉरेन कंट्री जाने के लिए खर्चा करते हो तो आपको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा,
मैंडेटरी। हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर मोर देन ₹1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा करते हो, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट आपको भी नहीं छोड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हो 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर ईयर में खर्चा करना मतलब बंदे का इनकम अच्छा खासा इनकम है ना। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक नीड्स पे भी अगर किसी का साल में लाख से ज्यादा खर्चा होता है, मतलब वो इनकम उनका अच्छा होता है, बट फिर भी अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो गवर्नमेंट उसको आसानी से ट्रैक करेगा। ये सर नो क्या रे, समझ में आ रहा है? अब कोई बोलेगा सर मैं इलेक्ट्रिसिटी छुपा तो नहीं सकते आप, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कब कैसे छुपाओगे? हाँ, कंजम्पशन करेगा तो इलेक्ट्रिक वाले आके आपका बिल देके जाएगा। अब छुपा तो नहीं सकते इसको हाइड करना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने क्या तोड़ निकाला? अच्छा, फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, या फिर अगर कोई भी और कंडीशंस फुलफिल होता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स या प्रेस्क्रिप्शंस के हिसाब से, तो वो भी रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार उनको बाध्य कर सकता है एज पर ऑन दैट सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, अब 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपको मैं 139 सबसेक्शन 1 का पॉइंट बहुत बार बात आता है कंपनी लॉ में जब हम लोग कोई प्रोविजंस पढ़ते हैं, आप देखिएगा, ठीक है, कुछ एग्जेम्प्ट करना है, कुछ करना है, बार बार ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 1 मैं बोल बोल के शायद थका दिया आप लोगों को। तो सर ये देखो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आ गया, ठीक है। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, इसके हिसाब से क्या ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का? सर 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, अगर आप कौन हो, अगर आप कंपनी हो, असेसमेंट ईयर के 31 अक्टूबर के अंदर आपको कर लेना चाहिए अगर आप कंपनी हो तो, ठीक है, रिटर्न फाइल कर लो। या फिर ए पर्सन अदर देन ए कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, 44 सेक्शन क्या है ऑडिट का? 44 कौन बताएगा? AB। थैंक यू सर, ठीक है, 44 AB, ठीक है। तो 44 AB के तहत अगर आपका ऑडिट होता है, सर ऑडिट किसका होता है? सर जिसका इनकम, नॉर्मल तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे बहुत डिटेल्स में है 44 AB, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है बिजनेस में, अगर प्रोफेशंस में हो तो 50 लाख से ज़्यादा होता है रिसिप्ट आपका, ठीक है, तो इन दैट केस आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और कुछ छूट भी है, 1 करोड़ 5 करोड़ तक भी जा सकता है, 50 लाख भी मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन उसमें आपका कैश ट्रांजैक्शंस कम होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ओवरऑल टोटल का 5% से ज़्यादा अगर कैश ट्रांजैक्शंस हो जाए तो इन दैट केस नहीं होगा। इसका पूरा सेक्शंस में 44 AB में आपको डिस्कशंस करके दिया था जब बीपी का चैप्टर पढ़े थे, ठीक है। जिनका नहीं हुआ वो बाद में पढ़ेगा या एक बार रिवाइज करेगा तो याद हो जाएगा कि 44 AB के तहत आपका ऑडिट मैंडेटरी है, ठीक है। 44 AB के तहत आपका ऑडिट मैंडेटरी है जब आपका इनकम लेवल क्रॉस करता है। तो इनके लिए भी कंपनी जैसा ही डेट है, ठीक है, 31 अक्टूबर। और अगर आप पार्टनर हो ऑफ ए फार्म, पार्टनरशिप फार्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, अब हर पार्टनरशिप का ऑडिट जरूरी नहीं है, बट अगर आप पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर हो और अगर आपका इनकम ऑडिटेड इनकम है प्रोफेशनल के हिसाब से, तो फिर आपको भी 31 अक्टूबर के अंदर क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कंपनी हो गया, पहला बात कंपनी का 31 अक्टूबर के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहिए। दूसरा, जिन इंडिविजुअल्स का रिटर्न फाइल जिस इंडिविजुअल्स का ऑडिट होता है अकाउंट्स, उनको करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर का ऑडिट होता है तो उनको भी करना पड़ेगा 31 अक्टूबर के अंदर। दूसरे डेट और एक है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है, जैसे ये आ रहा है सर जुलाई, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी other than SSE, including in the partnership of a firm, being such SSEs who are required to furnish report under section 92E, for whom the due date is 30th November for the assessment year, ठीक है। अब ये 92E के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बाद में चर्चा करूंगा, जो मेन नोट्स के अंदर पूरा डिटेल्स में मैं डिस्कस करके रखा है यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। अब एक साथ सब कुछ लेने जाऊंगा तो दिक्कत बढ़ेगा, तो आपको मैं बाद में इसका डिस्कस करता हूँ 92E में क्या बोला है नहीं बोला है, आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। बेसिकली बाकी किसी भी एसएससी के लिए 31 जुलाई, लेकिन पार्टनरशिप फार्म का कुछ स्पेशल एरिया है जहां पर 92E आ जाता है, जो 30 नवंबर का डेट उनके लिए लागू होता है। आई विल डिस्कस लेटर दैट इज 92E। बाकी हर एक के लिए 31 जुलाई का सेक्शंस रखा है। 31 जुलाई के अंदर असेसमेंट ईयर के अंदर आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि 21-22 में आप जो भी इनकम करते हो, 22-23 में
31 जुलाई के अंदर आप रिटर्न फाइल कर दो। और अगर आप कंपनी या ऑडिटेड अकाउंट्स करने मेंटेन करने वाले इंडिविजुअल्स हो, या फिर अगर आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो और आपका इनकम अकाउंट्स ऑडिट होता है, तो फिर इन दैट केस आपके लिए 31 जुलाई चेंज होकर 31 अक्टूबर हो जाएगा। क्लियर है सर बात? प्लीज बताइए ये वाला, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट सेक्शंस में बढ़ते हैं सर, इंपॉर्टेंट सेक्शंस 234A। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको हर एक सेक्शंस का छोटा छोटा आइडिया देते हुए जाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जहां जहां थोड़ा डिटेल्स बातचीत करना है, डिटेल्स एनालिसिस करना है, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स एनालिसिस भी करूंगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं टच करते हुए निकलूंगा अभी। 234A, ठीक है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, कि अगर आप रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट करते हो तो फिर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज पेबल वेयर एन एसएससी फर्निशेस द रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो और डज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर आप रिटर्न ऑफ फाइल किया ही नहीं, ठीक है, तो एसएससी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ 1% करके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं होता, और पार्ट ऑफ द मंथ, या तो पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट एंड एंडिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स। ठीक है, मतलब कब से स्टार्ट होता है? कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट एंड एंडिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स। कब एंड होगा आपका इंटरेस्ट पेमेंट करने का कॉन्सेप्ट? एंड का डेट आपको पता होना चाहिए। सिचुएशन देख लो, सर्कमस्टेंसेस वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो एंडिंग डेट क्या होगा? द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर दोगे उसी दिन तक आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सिंपल है। वेयर इज नो रिटर्न फर्निश, जहां पर कोई रिटर्न फर्निश नहीं हुआ है, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन तक आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। हाउएवर where the assessee has paid taxes in full on or before the due date, interest under section 234A is not leviable। अगर आप ड्यू डेट से पहले सारा का सारा इनकम आपका एसेस हो जाता है और टैक्स पे कर देते हो आप फुल में, पूरा का पूरा, तो फिर आप पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। 234A ये मौका देता है। तो ये था 234A कि कब आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, कब तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और कितना % का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और किस तरह का इंटरेस्ट चार्ज होगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। बोलो सर 234A क्लियर है? क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? अब आगे आगे मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी, तब आपको घर पे करने के लिए भी दूंगा, लेकिन क्या आपको ये समझ में आया? प्लीज बताइएगा मुझे। हाँ सर। नेक्स्ट इज 234F, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है सर, वेयर ए पर्सन who is required to furnish a return of income under section 139, अगर आपको 139 के हिसाब से रिटर्न फाइल करना है, fails to do so, बट आपने नहीं कर पाए within the prescribed time limit under section 139 subsection 1, he shall pay by way of fee a sum of rupees 5000। आपको 5000 का फी भरना पड़ेगा, मतलब बेसिकली पेनल्टी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत लोग बताते हैं कि इनकम टैक्स, आप देखिएगा नॉर्मल मार्केट में सब कोई ने बताते कि भाई अगर रिटर्न फाइल नहीं किए टाइम पे तो फिर 5000 का फाइन लगेगा। यस दैट्स ट्रू, बट एक बात यहाँ पर आपको बता दो सर, सबके लिए 5000 नहीं है। इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर आपका इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करता है, देन आपके लिए 5000 का फाइन नहीं है, देन आपके लिए 1000 का फाइन। अब देखिएगा बहुत केस में आप लोगों को सुनते हुए देखोगे, मतलब कान में आएगा आपको कि अगर टाइम में फाइन नहीं करोगे तो 5000 का फाइन लग जाएगा, ऐसे बताते हैं, है ना? ये थोड़ा सा डरा देते हैं और फाइन ले भी लेते हैं। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है कि उसका इनकम कितना है, उसके ऊपर फाइन कितना है। ठीक है, तो अगर 5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपका फाइन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 5000 नहीं 1000 है, 1000। समझ में आया सर? 234F बोलो सर, वाइटल पॉइंट में चल रहे हैं। हेलो 234F क्लियर है? अरे बताओ। है दादा। हाँ सर। नेक्स्ट आते हैं सर 139 सबसेक्शन 3। सर 139 सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में बात करता है। An assessee can carry forward or set off his or its losses provided he
or 8 has filed or its return under section 139 subsection 3 within the due date specified under section 139 subsection 1. Exception: loss from house property and unabsorbed depreciation can be carried forward for set off even though return has not been filed before the due date. पॉइंट टू बी नोटेड सर. बाकी हर तरह का लॉस मतलब बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन लॉस, इसको आप रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना. एक्सेप्शंस क्या बताया? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका लॉस है या फिर अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अगर कुछ है आपका, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. मतलब आपने डिप्रिसिएशन को यूज नहीं किया, अब्जॉर्ब नहीं किए, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो इवन दो रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट. बाकी केस में आपको ड्यू डेट से पहले लॉस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. बट एक्सेप्शंस क्या है? लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन के केस में अगर आपने रिटर्न फाइल ना भी किया तो भी आप इसको एब्जॉर्ब या रिटर्न फाइल ना भी किए ड्यू डेट से पहले तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये 139 सबसेक्शन 3 का बात है. अब डोंट वरी, अब आगे आगे कुछ क्वेश्चंस करोगे तो इसका इस्तेमाल आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोविजंस बता रहा हूँ आपको मेन. ठीक है, अच्छा जैसे आपको मैं बताया था हैप्पी बर्थडे करना है आपको, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. ठीक है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. नाउ व्हाट इज बिलेटेड हैप्पी बर्थडे? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे क्या है? बिलेटेड रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर. कोई भी प्रीवियस ईयर का इनकम अगर आपने नहीं रिटर्न फाइल किया, which has not been furnished within the time allowed under section 139 subsection. कोई भी प्रीवियस ईयर का रिटर्न अगर आपका जमा करना बाकी है, may be furnished any time, कभी भी कर सकते हो, before 3 months prior to the end of the relevant assessment year. relevant assessment year कंप्लीट होने के 3 महीने पहले आप कर सकते हो. दैट इज 31 दिसंबर करंट के हिसाब से बता रहा हूं 2022, ये आपका डेट है आज के हिसाब से. किस कौन से प्रीवियस ईयर के लिए? प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए. या फिर अगर उससे पहले भी किसी साल का अगर आपका कुछ किसी कारण से पेंडिंग है, किसी कारण से नहीं हो पाया, ऐसे तो होता नहीं है ऐसा, बट फिर भी कुछ पेंडिंग है अगर आपका, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है. लेकिन अगर आप किसी कारण से पेंडिंग हो गया था, नहीं किए थे, मिस्टेक कर दिए थे, फाइन तो भरना पड़ेगा ही आपको, बट आपको 31 दिसंबर 2022 के अंदर करना पड़ेगा. क्योंकि आपका ईयर एंड कब हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर एंड आपका होगा. आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा सर? बोलो. 31 मार्च को, है ना, जो ऑलरेडी हो गया हम लोगों का. ठीक है, इस बार के हिसाब से तो दिसंबर के अंदर कर लो आप. ठीक है, 31 दिसंबर के अंदर आप बिलेटेड रिटर्न भर लो. ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे करने का लास्ट डेट क्या है? हाँ सर, इनकम टैक्स में रिटर्न भरने का लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर, याद रखिएगा. कभी कभी गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करते हैं, दैट्स द डिफरेंट पार्ट, बट एक्सटेंशन इज डिफरेंट, बट डेट तो एक है ना सर. अच्छा, यहाँ पर और एक चीज बोला है, या तो 31 दिसंबर का डेट यूज कर लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, या फिर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट. अगर असेसमेंट पहले हो जाएगा तो असेसमेंट अगर पहले होगा तो वही उसी को लेना पड़ेगा, whichever is earlier. ठीक है, नेक्स्ट 139 सबसेक्शन 5 में आ गया सर, रिवाइज रिटर्न. हाँ सर, रिटर्न को रिवाइज करना है. ठीक, जैसे आप लोग एग्जाम से पहले रिवाइज करते हो वैसा ही बात है कि अगर कुछ छूट गया तो रिवाइज के टाइम पे उसको कवर करना पड़ेगा. तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होता है. अगर कुछ छूट गया, कुछ मिस्टेक्स हो गया, ठीक है, उसको रिवाइज करने का मौका इनकम टैक्स वाले आपको देता है. जैसे आपने मानो कि किसी भी तरह का डिडक्शंस लेने भूल गए, जो आपको मिलना चाहिए था बट आपने नहीं लिया, समथिंग लाइक दैट. इन एनी ओमिशन, ओके, रिवाइज रिटर्न, इफ एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, किसी कारण से कुछ डेटा ओमिट हो गया, आपको नहीं देना था, आपने नहीं दिया, या किसी रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ, डिस्कवर्ड हुआ कि भाई अपनी गलत रिटर्न में बता दिया, इन रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, या फिर आपने बिलेटेड रिटर्न, दैट इज 31 दिसंबर के अंदर जब कर रहे थे आप, बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, रिवाइज्ड रिटर्न में बी फर्निश्ड बाय द एसएससी एट एनी टाइम before 3 months before the 3 months prior to the end of relevant assessment year, that is 31st December, मतलब बिलेटेड रिटर्न का जो लास्ट डेट था, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier, thus बिलेटेड रिटर्न कैन आल्सो बी रिवाइज्ड. मतलब नॉर्मल रिटर्न तो आप रिवाइज कर ही सकते हो, बिलेटेड रिटर्न भी आप रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, इसका भी मौका है. अगर आपका असेसमेंट पहले हो जाता है उसके लिए भी डेट वही है 31 दिसंबर 2022, जो करंट डेट के हिसाब से चल रहा था, यही आपको बोला. दिसंबर के अंदर 31 दिसंबर के अंदर आपको रिटर्न को रिवाइज करने का भी मौका मिलता है. अगर आपने कुछ ओमिट कर दिया, कुछ डिडक्शंस लेने का आपको था, आपने लिया नहीं,
जो भी है, ठीक है। तो वो आप रॉन्ग स्टेटमेंट कर दिए थे, उसको चेंज करना है, ठीक है, बिकॉज आप गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते ना। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइलिंग के लिए, आपका इनकम के बारे में, वो सही करने के लिए आपको रिवाइज करने का मौका देता है, ठीक है, जो 139 सबसेक्शन 1 आपको मौका देता है। Another important section is 139A. सर 139A क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। Quoting of PAN is mandatory. Quoting of PAN is mandatory in all documents pertaining to the following prescribed transactions. Quoting of PAN is mandatory in all documents pertaining to the following prescribed transactions. Point to be noted sir, बहुत important questions है, यहाँ से सवाल हो जाता है। In all the returns to, in all returns to or correspondence with any income tax authority, ठीक है। In all challans, कहाँ in all challans for the payment of any sum due under the act, in all documents pertaining to such transactions entered into by him as may be prescribed by the CBDT, in the interest of revenue, for example, sale or purchase of a motor vehicle, payment in cash of an amount exceeding 50,000 to a hotel against a bill or the bills at any one time, etc. ठीक है, अगर आप 50,000 से ज्यादा कहीं पर भी कुछ पेमेंट करते हो जो आपको पता है, तो इस केस में पैन कोड करना जरूरी है, ठीक है। 50,000 से ज्यादा अमाउंट कहीं पर भी जमा करते हो, चाहे गाड़ी खरीदो, चाहे होटल में बिल जमा करो, पैन कोड करना जरूरी है सर, ठीक है। इससे सरकार को पता चलता है, एट ए टाइम 50,000 खर्चा करते हैं, सरकार को यही फीलिंग आता है सर कि इसका मतलब कुछ तो इनकम जानना चाहिए, है ना। ये रिटर्न फाइल करता है कि नहीं करता है, इसका रिटर्न होना चाहिए, कितना इनकम करते हैं, सरकार ट्रैक करेगा उसको, ठीक है, छुपाते तो नहीं है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार नंबर, क्या आधार और पैन इंटरचेंजेबल हो सकते हैं? एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट टू कोट हिज पैन में फर्निश और इंटीमेट और कोट हिज आधार नंबर इन ल्यू ऑफ द पैन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019। 1 सितंबर 2019 से ये रूल आया सर, आप इंटरचेंजेबली पैन की जगह आधार दे सकते हो। हैज नॉट बीन अलॉटेड ए पैन बट पॉसेस द आधार नंबर, उनको पैन नहीं मिला है बट उनके पास आधार है। हैज बीन अलॉटेड ए पैन एंड हैज इंटीमेटेड हिज आधार नंबर टू बी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट कंटेन्ड इन सेक्शन 139AA सबसेक्शन 2। तो पैन अगर नहीं है तो आधार दे के आप काम चला सकते हो, बट अगर पैन है तो पैन ही देना पड़ेगा, बट इंटरचेंजेबिलिटी इज अलाउड बिकॉज पैन आधार के साथ कनेक्शन बन चुका है। नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ आधार नंबर। आधार नंबर कोट करना कहां मैंडेटरी किया है वो भी देख लो आप। टू बी कोटेड बाय एवरी पर्सन ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 इन द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड इन रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम में और पैन अलॉटमेंट के टाइम पे आपको आधार नंबर मेंशन करना होगा 1 जुलाई 2017 के बाद से। If a person does not have Aadhaar number, the enrollment ID of Aadhaar application form issued to him at the time of enrollment shall be quoted. जो enrollment ID उनको आधार एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेगा वो भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से आपका आधार वहां पर कोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहां पर? जब आप पैन लेते हो, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो, आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। आज के डेट में आधार एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन चुका है, आप लोगों को पता है। एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन एज ऑन 1 जुलाई 2017, 1/7/2017 से बाद जिनको भी पैन मिला है, who has been allotted PAN and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to the prescribed authority on or before 30th June 2021। 30 जून 2021 के अंदर आपको प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को बता देना चाहिए कि भाई उसको आधार मिल गया है। 234H, another section where a person who is required to intimate his Aadhaar number under section 139AA subsection 2 fails to do so on or before the notified date, that is 30th June 2021, he shall be liable to pay such fee as may be prescribed at the time of making intimation under section 139AA subsection 2 after 30th June 2021। 30th जून के बाद जब भी आप आपका आधार नंबर करोगे, बिकॉज आपको कर देना चाहिए था, ठीक है, 139 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, तो इसके केस में आपका फी जो है, सच फी शैल नॉट एक्सीड 1000, 1000 से ज्यादा फाइन नहीं भरना पड़ेगा, मैक्सिमम 1000 का फाइन भरना पड़ेगा। बट जो भी हो, फाइन तो है, आपको आधार इंटीमेट कर देना चाहिए था 30 जून के अंदर, नहीं किए, अब आगे से जब भी करोगे 1000 का फाइन भर के फिर करना पड़ेगा। एक सेक्शन आता है सर सेल्फ असेसमेंट के बारे में, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under section 139 after taking into account the amount of tax already paid, the tax deducted or collected at source, मतलब TCS, TDS,
Any relief of tax claimed under section 89, any tax credit claimed to the set off in accordance with the provisions of section 115 JD, any tax and interest payable as per the provision of section 191 subsection 2. ये सब केस में आप सेल्फ असेसमेंट करते हो। आपको मैंने इससे पहले एडवांस टैक्स वगैरह में भी सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात किया था। सर एसएससी shall be liable to pay such tax together with interest and fee payable under any provision of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax before furnishing the return, where the amount paid by the SSC under section 140A subsection 1 falls short, अगर आप कम पे करते हो of the aggregate of the tax, इंटरेस्ट एंड फी एज एफोरसेड अब तो पे करना ही होगा, जो आपको मैं कल सिखाया था कैलकुलेशन करके। द अमाउंट ऑफ पेड शैल फर्स्ट बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द फी पेबल, पहले आप जो भी पे करोगे पहले फी के साथ एडजस्ट करेगा, एंड देयर आफ्टर टुवर्ड्स इंटरेस्ट, एंड द बैलेंस शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स टैक्स पेबल। तो सबसे पहले फी के साथ एडजस्टमेंट होगा, फिर इंटरेस्ट के साथ एडजस्टमेंट होगा, और उसके बाद टैक्स पेबल के साथ एडजस्टमेंट होगा। मतलब आप जितना पेमेंट करोगे वो पहले फी के साथ काउंट करेगा, फिर इंटरेस्ट के साथ काउंट करेगा, और उसके बाद आपका टैक्स के साथ एडजस्ट करेगा। जितना बाकी रहेगा फिर से मांगेगा, ठीक है। तो पहले फी, फिर इंटरेस्ट, उसके बाद टैक्स। अगर आप देरी करते हो या फिर मतलब शॉर्ट करते हो, पेमेंट कम करते हो, ठीक है, जब आपको पेमेंट ठीक ठाक से करना चाहिए था एडवांस टैक्स में, टीडीएस में, टीसीएस में, पता है ना आपको, लास्ट दिन बताया था आपको कल, ठीक है। जितना शॉर्ट करोगे उसके ऊपर आपको लग जाता है। टाइम पीरियड भी मैंने सिखाया था कि कितने दिन के अंदर कितना मंथ का कैलकुलेशंस वगैरह है, ये सभी चीज मैं आपको सिखाया था। तो ये था सर हर एक सेक्शंस जो आपको रिटर्न, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये सब सेक्शंस को थोड़ा सा मैंने समरी बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स सेक्शंस का गो थ्रू भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं घर पे करने के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जो आपको घर पे करना है। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो ना, तो आपको रिटर्न फाइलिंग चैप्टर रिलेटेड काफी अच्छा मतलब नॉलेज जनरेट हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने ओवरव्यू तो दे दिया। अब नेक्स्ट दिन अगर कुछ डिटेल्स पॉइंट मुझे लगता है कि ये पॉइंट में थोड़ा बातचीत करना चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा रिटर्न फाइलिंग के बारे में। बट उसके साथ साथ जो आपको करना है वो है आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो रिटर्न फाइलिंग रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आंसर मैं यहाँ पर देके रखा। आपको ना क्या करना है, आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, प्रोविजंस वाला क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस 5। Mr. Akash has undertaken certain transactions during financial year 21-22, which are listed below. You are required to identify the transactions in respect of which quoting of PAN is mandatory in the related documents. मतलब इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स में पैन कोड करना जरूरी है, पैन कोड करना जरूरी है। जैसे क्या क्या आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शंस दिया, अगर आप थोड़ा सा देखें। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 45,000 का in the financial year 21-22 by account pay check to LIC for insuring life to self and spouse। अच्छा, LIC से याद आया, आज LIC का IPO लॉन्च हो गया है सर। कौन कौन अप्लाई कर रहा है? हाँ, कौन कौन अप्लाई कर रहा है? कोई है आप लोगों में से जो अप्लाई कर रहा है या फिर बाद में करेगा ऐसा सोच रहा है? सर परे करबो सर कर दो बाद में। LIC का मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि ये डाउन नहीं जाएगा, मतलब लिस्टिंग गेन करेगा सर, हल्का भी करेगा, मुझे ऐसा पूरा लगता है। बहुत ज़्यादा गेन ना भी करे, बट लॉन्ग टर्म में आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में बहुत गेन देगा नहीं देगा इसको लेके थोड़ा सा चिंता है, बट लॉन्ग टर्म में आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो, इतना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये डिस्काउंट नहीं होगा, मतलब लिस्टिंग के बाद वो नीचे नहीं आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बिकॉज ये 60% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इंश्योरेंस का, और इंश्योरेंस बिजनेस का ग्रोथ एनुअल 14 to 16% है। एक ही नेगेटिव पॉइंट है LIC के बारे में कि डे बाय डे, मतलब ईच एंड एवरी ईयर, एक टाइम था जब इंश्योरेंस मार्केट में, लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में LIC का मोनोपोली था, बट ये गवर्नमेंट ने हटा दिया। अभी प्राइवेट प्लेयर्स आ चुका है, ठीक है। SBI लाइफ टाइप का, कोटक लाइफ, ICICI, HDFC, ये लोग भी मार्केट में आए हैं, बट इनका मार्केट शेयर अभी भी नॉट लाइक LIC, बहुत ही कम है। 60% से भी ज़्यादा अभी LIC के पास ही है, ठीक है। और LIC का जो इकोसिस्टम है वो किसी के पास अभी भी नहीं है। तो ये LIC का एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज यही है कि मार्केट शेयर डे बाई डे थोड़ा सा बिजनेस के हिसाब से पहले से कम हो रहा है, इतना मैं आपको बोलूंगा। लेकिन फिर भी 60% से ज़्यादा तो जाएगा सर, बिजनेस तो है इसके पास, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा DII भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसका स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इनकम होता है, मतलब परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। सो
हर एक एंगल से देखा जाए तो हाँ, एक इंश्योरेंस बिजनेस में प्रॉफिट थोड़ा लॉन्ग रन में होता है, प्रीमियम कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो लॉन्ग रन इसका प्रॉफिट करने का तरीका लॉन्ग रन है, तो थोड़ा स्लो कॉन्सेप्ट में चलता है बिजनेस, बट बहुत ही मतलब इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है। सो वैल्यूएशन वाइज प्राइस जो चल रहा है मेरे हिसाब से रिजनेबल है, रिजनेबल है। पेटीएम जैसा नहीं होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। पेटीएम में जैसे वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड था, मैंने सोचा था पेटीएम के केस में कि कुछ नहीं तो गेन अगर अभी ना भी देगा तो कम से कम 2000 के आसपास रहेगा, बट मेरा एक चीज मैंने गलत एनालिसिस किया था पेटीएम के टाइम पे, मेरे को लग रहा था कि ये नीचे नहीं आएगा, बट कम से कम लिस्टिंग गेन नहीं देगा, ये भी मैं श्योर था पेटीएम में, बट लॉन्ग रन में पेटीएम जाएगा, या ये तो मुझे आज भी लगता है कि पेटीएम लॉन्ग रन में जाएगा। ठीक है, चाहे उठছে তো স্যার পেটি हाँ उठेगा सर, उठेगा। थोड़ा सा आरबीआई के साथ कुछ उसका जो बैंकिंग लाइसेंस मिला था उसको लेके कुछ चक्कर हो गया ना, वो कुछ फार्निशिंग नहीं किया, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ लीगल का कंप्लायंस था जो पेटीएम ने टाइम पे नहीं किया, इसके कारण थोड़ा लीगल इश्यूज में अभी है आरबीआई के साथ। जिस दिन ये इशू खत्म होगा आप देखना पेटीएम का शेयर धड़ाधड़ फिर से मार्केट इमोशन पकड़ लेगा। लेकिन हाँ, उस टाइम पे थोड़ा सा ओवर प्राइस था, थोड़ा सा क्यों, मेरे हिसाब से अगर 1000 के आसपास होता पेटीएम में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 2000 का वैल्यूएशन जो था वो पेटीएम को थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया। बट एलआईसी में पेटीएम जैसा नहीं होगा, बहुत लोगों को डर लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि अगर जैसे अदानी विल्मर के केस में मैं डबल श्योर था कि अदानी विल्मर पागल करेगा। 230 का शेयर था, अभी 750 800 चल रहा है, 2 महीना हुआ है। सो স্যার वो কমছেই না স্যার कमेगा भी नहीं, ठीक है। अभी वो কবে থেকে বসে আছি। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं तो बोल दिया था, स्टॉक मार्केट ग्रुप में भी बोला था, क्लास में भी बोला था, स्टॉक मार्केट क्लास में, कि अदानी विल्मर आप चुपचाप आंख बंद करके ले लो, ठीक है, बिकॉज वो भारत में ऑन दैट टाइम सेकेंड लार्जेस्ट एडिवेल ऑयल में था, और एफएमसीजी में भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन चुका था, और नॉट जस्ट इन इंडिया, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वगैरह में भी इसका बहुत प्रोडक्ट बिकता है। और अभी तो एचयूएल को भी क्रॉस करके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अदानी विल्मर लार्जेस्ट कंपनी बन गया सर। और अदानी के हाथ में देखो, अदानी का भी ना मतलब क्या बोले सर, गोल्डन स्पून चल रहा है, ठीक है, मतलब वो अभी अंबानी का जमाना खत्म होके अदानी का जमाना चल रहा है, जिसको भी छू স্যার रहा তাই है। দেখছি আদানি তো স্যার একটা পর একটা নিয়েছে স্যার আবার তো আদানি স্যার কি একটা সিমেন্ট কোম্পানিকে নেওয়ার জন্য বসে আছে এখন अभी वो जिसको भी छुएगा वो सोना बनेगा। अभी হিম अदानी তো का তো टाइम হিম তো স্যার কি হিম তো না হিমিল কিসে স্যার একটা সিমেন্ট কোম্পানি আছে ওটা নেবে বলে এখন বসে আছে जिसको যে छुएगा उसको बढ़ेगा। अदानी विल्मर में बहुत लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में है सर, बहुत सारे, ठीक है। স্যার तो এখন নেওয়া ঠিক হবে नहीं नहीं अभी मतलब मार्केट अगर किसी कारण से कभी गिरेगा तभी लेना, ठीक है, अभी थोड़ा सा देख, अभी मार्केट थोड़ा सा उसका डाउन जा रहा है, लॉन्ग रन के लिए जा सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए तो अभी बिल्कुल मत लेना। मतलब अगर तुमको लगता है कि 2 साल ইলেকট্রিক 4 साल বেটার के लिए, ঠিক हाँ আছে 2 साल 4 साल के लिए सोच रहे हो तो ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा इस रेंज में भी ले सकते हो, बट फिर भी थोड़ा वेट कर जाओ। अगर 400 500 के रेंज में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। 380 400 इसका ओरिजिनल रेंज है अभी अदानी का, मतलब ये जो 300 350 एक्स्ट्रा चल रहा है ये जरूरत से ज्यादा ही प्रीमियम चल रहा है। ये भारत का मार्केट है ना, कभी किसी को इतना ऊंचा उठा देता है, समझ में नहीं आता है। হুট করে ডাউন और করে দিলে বেশ ओरिजिनल रेंज इसका 380 400 ये होना चाहिए था। अब अगर वो रेंज पे मिले तो ऑब्वियसली ले लेना, लेकिन इससे कम तो नहीं होगा, बट ज्यादा, बट कम होने का चांसेस बहुत कम है। এলআইসিটা তো সেদিক থেকে বেটার নিয়ে हाँ নেওয়াটা एलआईसी ले सकते हो, एलआईसी ले सकते हो आराम से, मतलब खराब नहीं होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। 15-20% तो कम से कम दे ही देगा आपको, उससे ज्यादा भी दे सकता है। अच्छा, पेमेंट ऑफ एलआईसी प्रीमियम 45,000, चलो बताओ सर, पैन कोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। LIC प्रीमियम 45,000, do you need to code PAN? স্যার লাগবে তো স্যার প্যান क्यों? $50,000 क्रॉस किया क्या? না স্যার फिर पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम লাগবে স্যার 45,000 in financial year 21-22 by account paycheck for LIC for issuing life and sales spouse. No, since the amount paid does not exceed 50,000 in the financial year 21-22. 50,000 क्रॉस कहाँ किया जो आप पेमेंट करने के लिए पागल हो रहे हो, मतलब पैन कोड करने के लिए पागल हो रहे हो? समझ आया ना सर?
ওকে, এই বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। अच्छा, पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख टू ए 5 स्टार होटल फॉर ए स्टे फॉर 5 days विद फैमिली आउट ऑफ 60,000 वाज पेड इन कैश। 1 लाख पेमेंट कर रहे हो 5 स्टार होटल में, 60,000 कैश में पेमेंट कर रहे हो, कोट करोगे पैन? सही कर लगे। हाँ सर, 50,000 টাকা উপরে করেছে। 100% पे दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सिंस द अमाउंट पेड इन कैश 50,000 से ज्यादा है ना? एकदम बिल्कुल दिखा दो सर पैन, बिकॉज 50,000 से ज्यादा पे कर रहे हो कैश में। सर, पेमेंट ऑफ रुपीज 80,000 बाई ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट फॉर एक्वायरिंग द डिवेंचर ऑफ ए लिमिटेड ऑफ इंडियन कंपनी। एक इंडियन कंपनी का डिवेंचर ले रहे हो, ECS के थ्रू से, बैंक अकाउंट के थ्रू से पैसा काटेगा, 80,000 का पेमेंट है। पैन कोड करोगे? जरूरी लगता है? नहीं सर। थोड़ा सा अलग बात है यहाँ पर। यस, सिंस द अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग डिवेंचर एक्सीड्स 50,000, मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट रिलेवेंट इन दिस केस, ठीक है। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। मैं समझ सकता था कि आप लोग ये सी मतलब ना बोलोगे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप डिवेंचर इशू मतलब ले रहे हो ना, चाहे मोड कुछ भी हो, आपको पैन कोड करना चाहिए, ठीक है। ये डिवेंचर के केस में है, भले ही आपका डिवेंचर बिकॉज आपका डिवेंचर 50,000 से ज्यादा है, तो डिवेंचर 50,000 से ज्यादा है, इसलिए आपको मोड ऑफ पेमेंट जो भी हो आपको पैन कोड करना चाहिए। पेमेंट ऑफ 95,000 बाय अकाउंट पे चेक थ्रू थॉमस कुक फॉर ट्रैवल टू दुबई फॉर 3 days टू विजिट रिलेटिव्स। 3 दिन के लिए रिलेटिव्स को विजिट करने दुबई जा रहे हो। थॉमस कुक बहुत ही फेमस ट्रैवल एजेंसी कंपनी है। 95,000 पे करोगे, अकाउंट पे चेक के थ्रू से करोगे, क्या आपको करना चाहिए पैन कोड? नो सर। नो सर, वेरी गुड। কাটবে না অ্যাকাউন্ট अकाउंट पे चेक से ही कर रहे हो आप। नो, सिंस द अमाउंट पेड बाय अकाउंट पे चेक, कोटिंग ऑफ पैन इज नॉट मैंडेटरी इवन दो द पेमेंट एक्सेस 50,000। और क्या था? अप्लाइड टू SBI फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। SBI के क्रेडिट कार्ड इशू के लिए कर रहे हो, क्या पैन कोड करना पड़ेगा? স্যার অ্যাপ্লিকেশন জমা করছে তো স্যার, সেক্ষেত্রে তো yes लगेगा। कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी ऑन मेकिंग एप्लीकेशन टू ए बैंकिंग कंपनी फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। चाहे वो SBI हो या कोई भी कंपनी हो, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको पैन एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का वेरियस रीजंस आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अच्छा, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, अभी आज 2-3 क्वेश्चंस कराया, 2 क्वेश्चंस कराया, कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया, तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ूंगा सर। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रिटर्न फाइलिंग के बारे में, बाकी ऐसे मैंने ओवरऑल सब कुछ बता दिया। अगर किसी पॉइंट में मुझे लगता है ऐसा कि इस पॉइंट को एक बार चर्चा कर देना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछें, और क्वेश्चंस आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं इतना बस आपको बोलूँगा कि जो भी 4-5 क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस है, और भी 4-5, मतलब ऑलमोस्ट 5-10 क्वेश्चंस आसपास आपको मिलेगा। मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ आपको, तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करें, और प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ें सर, जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर कोई डाउट है या रहे, आप जरूर मुझे पूछिए, ठीक है। तो ठीक है सर, इनकम टैक्स रिगार्डिंग मेनली मेरे को जो जो बोलना था मैंने बता दिया। अब मैं देखूंगा कोई टॉपिक अगर मेरे से छूट गया है, या फिर मुझे लगता है कि ये पॉइंट में थोड़ा डिटेल जानकारी देना चाहिए आपको, तो वो सब पॉइंट को उठा के मैं नेक्स्ट वीक में आपको बता दूंगा सर, ठीक है। बाकी आज इतना ही है सर। স্যার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল। কি জিনিস বল? স্যার ওই যে বিলেটেড যে